हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का पार्ट 6 लेकर आए हैं। पार्ट 6 में हम आज इस पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं और इस चैप्टर्स के बाद इसके न्यूमेरिकल्स बचेंगे, न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे और उसके बाद जो है केमिस्ट्री का पहला लेसन लिया जाएगा। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन ख़त्म होने के बाद फिर से फिजिक्स का दूसरा लेसन लेंगे। तो इस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री कंटिन्यू चलते रहेंगे, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का ये आपका लास्ट जो है वीडियो होगा। इसके बाद केवल इसका न्यूमेरिकल्स आएगा, तो इसके बाद ये लेसन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, अच्छा लग रहा है और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जो है नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को आगे। तो पहला स्लाइड है जिसमें आज हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लेंस क्या होता है, लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार का होता है, ठीक, कौन सा लेंस कितने टाइप्स का होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो लेंस क्या होता है, सबसे पहले लेंस के बारे में जान लो। लेंस एक पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हो गया, दो गोली पृष्ठों या एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, ठीक। लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक। जिसमें पहला है उत्तल लेंस, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तल लेंस क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि ये उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। यानी उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। और आपका जो उत्तल लेंस होता है ये तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला है उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस, ठीक। तो उभयोत्तल लेंस और द्विउत्तल लेंस के बारे में हम कैसे जानेंगे। वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो उसे हम क्या कहेंगे, उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस कहते हैं, ठीक। तो द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम इसको चित्र के माध्यम से भी जानेंगे। तो अगले स्लाइड में इसका चित्र भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक। तो दूसरा क्या है, अवतलोत्तल लेंस होता है। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल एवं एक पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने फिगर ड्रा कर दिया है। तो ये आपका है उभयोत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल लेंस है, और ये हो गया अवतलोत्तल लेंस जिसमें एक अवतल पृष्ठ होता है और दूसरा उत्तल पृष्ठ होता है। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहे, ये इसका फिगर ऐसे भी बन सकता है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये भी आपका जो है अवतलोत्तल लेंस होता है, ठीक। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये हो गया। तीसरा होता है समतलोत्तल लेंस, ठीक है ना। वह लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा क्या हो, उत्तल हो, उसे हम क्या कहेंगे, समतलोत्तल लेंस। तो ये सारे कंडीशंस मान लो हाई स्कूल में तो ना काम आए, बट आप याद रख लो कि हाई स्कूल के बाद इंटर में इसके यूजेस बहुत हो जाते हैं। तो जिसका एक पृष्ठ समतल होता है, जैसे ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है ना। अब यह एक समतल पृष्ठ हो गया और एक उत्तल पृष्ठ हो गया, तो ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे, समतलोत्तल लेंस के नाम से जानेंगे, ठीक। तो उत्तल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में आप समझ गए हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में हम किसके बारे में जानेंगे, अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस क्या होता है, जिसे हम कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, सबसे पहले हम अवतल लेंस को पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अवतल लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं। और आपका अवतल लेंस भी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार, जिसमें पहला है उभयावतल अथवा द्विउत्तल लेंस, ठीक है ना। वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं उसे हम द्विअवतल लेंस या उभयावतल लेंस कहते हैं, ठीक। दूसरा होता है समतलावतल लेंस। इस लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ कैसा होता है, अवतल प्रकृति का होता है। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहेंगे, समतलावतल लेंस कहते हैं। अगला है उत्तलावतल लेंस, ठीक है ना। तो उत्तलावतल लेंस क्या होता है, इस लेंस का एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ कैसा होता है, अवतल।
तो एक उत्तल दूसरा अवतल प्रकृति का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। अब ये हमारा पहला जो है कंडीशंस का क्वेश्चन है, यानी ये हमारा कौन सा जो है लेंस है, तो ये उभया अवतल अथवा द्विउत्तल लेंस है, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा जिसका नाम होगा, ठीक है ना। इस लेंस को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे समतला अवतल लेंस। और हमारा तीसरा उत्तला अवतल लेंस जो है, ये तीसरे का जो है फिगर है। तो ये आपका जो हो गया द्विउत्तल लेंस हो गया। ये आपका जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला हमारा है समतला अवतल लेंस, और थर्ड वाला जो है हमारा वो कौन सा है, उत्तला अवतल लेंस, ठीक है ना। तो ये हो गए अवतल लेंस के प्रकार। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक जो है वो कौन सा है, तो वो देखते हैं, ठीक। तो अगले टॉपिक में हम लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, ठीक है ना। तो लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना है, ठीक है ना, जिसमें हम पहला जान लेते हैं। पहला है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है इसके बारे में जान लो, ठीक। तो ऑप्टिकल सेंटर्स, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, सी से, ठीक है ना। तो मान लो ये कोई आपका लेंस है, ठीक। तो इस लेंस के मुख्य अक्ष यानी ये हो गई, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर, तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित ये बिंदु है सी। तो सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो इस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, सी से, ठीक है ना। दूसरा होता है वक्रता केंद्र। तो उत्तल व अवतल लेंस की गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र जो है उत्तल लेंस का जो है वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक। अगला है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। मुख्य अक्ष जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो लेंस दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसा कि अभी हमने फिगर ड्रा किया था, ये हो गया लेंस, और ये वाली जो अक्ष है इसे ही हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला और सबसे मुख्य जो डेफिनेशन है वो है मुख्य फोकस अथवा फोकस, ठीक है ना। तो लेंस में दो फोकस होते हैं, ये फॉक्स लिखा है, फॉक्स की जगह क्या होना चाहिए, फोकस, क्या होगा, फोकस। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो होते हैं, जिसमें प्रथम फोकस जिसे हम F1 से प्रेजेंट करते हैं, और द्वितीय फोकस होती है जिसे हम F2 से प्रेजेंट करते हैं। तो इन फोकस के बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये देखिए आ गया है हमारा अगला स्लाइड, जिसमें लिखा है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस व द्वितीय, ठीक है ना, प्रथम व द्वितीय फोकस, ठीक। तो उत्तल लेंस में प्रथम फोकस क्या होती है और द्वितीय फोकस क्या होती है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये IMP डेफिनेशन होती है, इसके बारे में जरूर याद रखो, ठीक है। तो क्या होती है जान लेते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रथम फोकस को हम चित्र में समझ लेते हैं। तो यहाँ मैंने चित्र ड्रा किया है, ठीक है ना। ये हमारा पहला कंडीशंस होगा, ठीक, प्रथम फोकस है। तो यहाँ ये मुख्य अक्ष है, तो इस मुख्य अक्ष पर स्थित यह बिंदु है। तो इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, तो इस बिंदु को ही उत्तल लेंस की क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। तो चित्र साइन ड्रा करने के लिए आता है, तो याद रखना ये हो गई इसकी प्रथम फोकस, ठीक। इसके बाद इसी प्रकार दूसरा है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखिए ये है मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जो होती है अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना, अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वही बिंदु हमारी क्या होती है, उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस कहलाती है, ठीक है ना।
तो जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है ना, मिलती हुई नहीं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस कहलाती है। और इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, F2 से प्रेजेंट करते हैं। अगले स्लाइड में मैंने दिखाया। तो इस द्वितीय फोकस का ये प्रतिबिंब हो जाएगा, तो सेकंड वाले का ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके चित्र बनते हैं, तो चित्रों को जरूर ध्यान रखें, ठीक। तो ये आपकी प्रथम फोकस होगी, इसे हम कौन सा कहेंगे, प्रथम फोकस, ठीक। ये प्रथम फोकस हो गई, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये है द्वितीय फोकस, ठीक। तो इस तरह से इसकी फोकस बनती है, ये ध्यान रखें। चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में हम अवतल लेंस की प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, इनके बारे में जान लो। तो देखो, प्रकाश किरण अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित जिस निश्चित बिंदु से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस की प्रथम फोकस कहलाती है, ठीक है ना। अब इसको भी हम चित्र में समझ लेते हैं। तो ये देखिए, पहला जो है कंडीशन है, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित जिस निश्चित बिंदु से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। तो अपवर्तन के पश्चात ये देखिए यहाँ पे ये दिया गया है। तो ये मुख्य अक्ष किसी निश्चित बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरणें हैं, अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये घटना हमारी क्या कहलाएगी, प्रथम फोकस कहलाती है। तो ये होती है अवतल दर्पण की प्रथम फोकस, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण की प्रथम फोकस, ठीक। दूसरा, इसी प्रकार अगला कंडीशन दिया है, अवतल लेंस, ठीक है ना, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस कहलाती है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने फिगर ड्रा कर दिया, ये है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है ना, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये है F2, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसे ही हम अवतल लेंस की क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस कहेंगे। तो ये हमारी कहलाएगी द्वितीय फोकस, ठीक। तो आई होप आपको प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, उत्तल और अवतल के चित्र सही समझ में आ गए, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगला स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी पूछ ली जाती है कि लेंस किस लेंस को अभिसारी लेंस और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति, तो अभिसारी प्रकृति क्या होती है और अपसारी प्रकृति क्या होती है। तो देखो, अभिसारी प्रकृति जो होती है उत्तल लेंस में होती है, क्योंकि उत्तल लेंस जो होती है प्रकाश की किरणों को क्या करती है, एकत्र करती है। या सीधे से ये समझ लो कि जो लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्र करती है, उस लेंस को ही हम कौन सा लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। और जो लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ठीक है ना, समटी हुई किरणों को क्या करती है, फैलाती है, उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी लेंस, ठीक है ना। तो जिस लेंस में किरणें एकत्र होती हैं वो अभिसारी लेंस होगा, और अभिसारी लेंस कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक। और अपसारी लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस कौन होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक। तो आई होप आपको अभिसारी और अपसारी प्रकृति भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब है, तो इस स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं। तो यहाँ देखो हेडिंग डाल दिया गया है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, रूल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज, ठीक। तो प्रकाश की किरणें जो लेंस के आगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, निम्नलिखित नियम का अनुपालन करते हैं। तो सबसे पहले हम इन नियमों के बारे में जान लेते हैं कि हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक। तो पहला नियम है भाई, इसमें ध्यान रखना, फर्स्ट, नियम नंबर फर्स्ट याद रखना। तो नियम नंबर फर्स्ट में क्या है, ये देखो, प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस की फोकस से होकर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तल लेंस में जो समांतर किरणें आएंगी, ठीक है ना, समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, ये हमेशा अपवर्तित होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना।
तो ये याद रखना, ठीक है ना। तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। दूसरा नियम है, लेंस के प्रकाश केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई और ये प्रकाशिक केंद्र से जाने है, तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएंगी, इनमें कोई विचलन नहीं होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद नियम नंबर 3 है, ठीक। तो नियम नंबर 3 में क्या है, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किरण उत्तल लेंस की फोकस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ठीक। वहाँ मैंने क्या बताया था, वहाँ बताया था कि अगर आपकी प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये अपवर्तित होकर फोकस से जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तीसरा नियम ये है कि अगर प्रकाश किरण फोकस से जाती है तो ये अपवर्तित होकर क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन 3 नियमों में हम 2 नियम को जो है एक साथ करेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड यानी फर्स्ट और थर्ड ये दोनों हमारे ऑप्शनल होंगे, ठीक है ना, और सेकंड जो है कंपलसरी रहेगा, क्योंकि जब भी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें हमें 2 नियम का पालन जरूर करना है, ठीक। तो आई होप आपको ये कंडीशंस भी समझ में आ गया, ठीक। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, जहाँ उत्तल लेंस के प्रतिबिंब के बनने के बारे में समझ लेते हैं। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है, इन सभी के बारे में समझते हैं। तो चलते हैं स्लाइड पे, ठीक है ना। तो ये देखो लिखा है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस द्वारा जो है विचरित प्रतिबिंब की प्रकृति लेंस के प्रकाश बिंदु से वस्तु की दूरी पर आधारित होती है, और ये कितने प्रकार से जो है बनती है, 6 प्रकार से। तो हम बारी बारी से एक एक के बारे में समझते हैं, ठीक। तो पहला कंडीशन है हमारा, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, ठीक। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो इस स्थिति में क्या होता है, तो यहाँ पे इसमें हमने पूरी थ्योरी पहले लिखने का प्रयास किया। माना कि एक वस्तु ओ डैश अनंत पर लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित है, वस्तु के ऊपरी बिंदु ओ से चलने वाली, तो ये आपको समझने के लिए है। अब सीधे फिगर के माध्यम से समझते हैं, तो आप फिगर पे आ जाओ, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है फिगर बना दी, ठीक है ना। तो ये आपकी होती है मुख्य अक्ष, ठीक। ये अनंत पे स्थित वस्तु होता है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, ओ डैश होती है, और ये होती है। तो इसमें मैंने बताया था ना कि जो प्रकाश की किरण, तो देखो ये पहली प्रकाश की किरण हो गई, कहाँ से जा रही, फोकस से। तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तित होकर क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र, वक्रता नहीं, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। तो ये दोनों किरणें जहाँ पे काटती हैं यहीं पे इसका इमेज बन जाता है। तो कहने का मतलब इस स्थिति में जब आपकी वस्तु अनंत पर होगी तो इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे होगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा। और कहाँ पर बनेगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे बनेगा तो याद रखना ये लेंस की द्वितीय फोकस f2 पर बनता है, ठीक है ना। तो ये हो जाती है इसकी प्रतिबिंब। तो इसी के बारे में जितना कुछ इसमें है इसी के बारे में लिखा है, ठीक है ना। तो स्थिति सेकंड, अब सेकंड स्थिति है, ठीक है ना, जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच में स्थित हो। तो f1 f2 नाम से दिखाया जाता है, हम यहाँ f और 2f, ठीक है ना, f डैश और f2 डैश के नाम से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही लिखा है, एक वस्तु है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा अनंत। तो ये देखिए मुख्य अक्ष है और ये आपका जो वस्तु है अनंत और 2f के बीच पे स्थित है, ठीक है ना। तो इसमें होती है जब प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, पहले क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, अपवर्तित होकर कहाँ से जाती, द्वितीय फोकस f2 से निकल जाती। तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर और ये अपवर्तित होकर f2 से निकल गई, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज बन रहा वो कहाँ पे बन रहा, तो ये आपके f2 यानी द्वितीय फोकस, तो f2 और 2f2 के बीच में बनता है, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है,
उल्टा है, वास्तविक है और कैसा है, जो है वस्तु से छोटा है। ठीक, तो ये प्रतिबिंब बनते हैं। इसके बाद कंडीशन थर्ड, तो कंडीशन थर्ड में समझ लो, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो। ठीक है ना, यानी कि प्रथम फोकस। तो जब 2F1 पर स्थित होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के बराबर का आकार का होता है। देखिए चित्र में आपका साफ साफ दिख रहा है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर होता है। ठीक, केस नंबर थर्ड, जब वस्तु 2F1 और F के बीच में स्थित होता है तब प्रतिबिंब कैसा होती है, तो इस स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, वास्तविक होता है और बड़ा, तथा कहाँ पर बनता है, 2F2 के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है, 2F2 के पीछे। ये देखो ये आपका 2F2 है और इसके कहाँ बन रहा, पीछे बन रहा, और वस्तु से कैसा होता है, बड़ा बनता है। ठीक है, तो फिगर ये बना है, ध्यान दीजिए। अगला कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब वस्तु आपका कहाँ पे स्थित हो, F1 पर स्थित हो। कहाँ पे स्थित हो, F1 पे स्थित हो। तो F1 पर जब वस्तु होगी तो इस स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है अनंत पर बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक और वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा बनता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैच नहीं कर रही, यहाँ डॉटेड लाइन से ये आगे जाके कहाँ पे बनेगी, अनंत पर बनेगी जाके। ठीक है, अगला है, जब वस्तु F और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित होता है तब हमारा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इस स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु तथा आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के आकार में जो है बड़ा होता है। ठीक है ना, जिसका प्रतिबिंब ये देखो चित्र में यहाँ पे मैंने प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है ना, तो ये देखिए ये हो गई आपकी वस्तु, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण, ये हो गई प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण। तो इसको डॉटेड लाइन से जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी, वस्तु से बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, और आभासी है, सीधा है। ठीक, और किधर बन रही, बाईं ओर ही बन रही है, यानी कि वस्तु की ओर ही बनती है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होती है, वस्तु की ओर ही बनती है। ठीक, तो आई होप प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है ना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो अगला देख लेते हैं, अवतल लेंस में प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब जो है सदैव आभासी, सीधा और धुंधला प्रतिबिंब बनता है जो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होता है। इसके 2 विशिष्ट कंडीशंस होते हैं, यानी 2 प्रकार से ही इसकी स्थितियाँ होती हैं, जिसमें पहला कंडीशंस क्या होता है, ये देखिए, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर स्थित होती है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर बना हुआ प्रतीत होता है। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे किरणें और अपवर्तित हो गई ये, और ये जब अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बनता है और सीधा होता है और आभासी होता है। ठीक है ना, और कहाँ पर बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है, जिधर वस्तु होती है उधर ही हमारी प्रतिबिंब भी प्राप्त होती है। अगले स्लाइड में, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यानी जब वस्तु को फोकस पे रख दिया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, तो इस स्थिति में भी प्रतिबिंब हमारे सीधा, आभासी, छोटा और वस्तु की ओर ही बनेगा। ठीक है ना, तो इसका भी प्रतिबिंब बनने का ये कंडीशंस दे दिया गया है। अब ध्यान रखना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए पदार्थ से आने वाले प्रकाश की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ये बात जरूरी है। ठीक, तो ये है उत्तल और अवतल द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम। ठीक, तो इन नियमों को जरूर याद रख लीजिए। ठीक है ना, बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब आ गया है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके बारे में आप अच्छे से समझ लो। गोलीय लेंसों द्वारा चिन्ह परिपाटी। ठीक है ना, तो चिन्ह परिपाटी के बारे में आप जरूर याद रखो। तो इसमें क्या होती है, निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी दर्पणों की भांति लेंसों की स्थिति पर भी लागू होता है। ठीक है ना, तो चिन्ह परिपाटी यानी निर्देशांक ज्यामिति में आपको बताया गया भाई ये एक्स डैश होती है, वाई, तो इधर की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होगी और इधर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव। ऊपर की वैल्यूज पॉजिटिव होती है और नीचे की वैल्यूज निगेटिव। वैसे हमें ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल दाएं और बाएं से मतलब है। ये देखो यहाँ पे ये लेंस बना दिया मैंने, ये अब कंडीशंस प्रदर्शित कर दिया। तो इधर ठीक है ना, ऊपर मुख्य अक्ष पे और इस और जो भी वैल्यूज होंगी पॉजिटिव होगी
और जो प्रकाश होती है वो हमेशा बाईं ओर से डाली जाती है, तो प्रकाश से ये हो गई हमारी पॉजिटिव, ठीक है ना। अब नीचे की स्थिति जो होती है वो निगेटिव होती है, ठीक, और नीचे का कंडीशन जो हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो इनमें जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस का पालन करना होगा आपको, ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर, ठीक। तो समझते हैं कुछ इसके फैक्ट्स हैं, जिसमें पहला नंबर है, ये ध्यान रखना, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। यानी चाहे जो भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, हमेशा प्रकाश किरणें कहाँ से डाली जाएंगी, बाईं ओर से। सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है, ठीक है ना। यानी जो भी होती है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी जो भी होती है वो प्रकाशीय केंद्र से ही नापी जाएंगी, ठीक। तीसरा है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है ना। तो आपतित किरण की दिशा में, यानी किरण जिधर से जा रही है, ठीक है ना, जैसे ये जा रही है, तो आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां होंगी वो सभी क्या होंगी, धनात्मक होंगी। आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी, ठीक है। तो जो आपकी आपतित किरण होगी उसके डायरेक्शन में अगर हम विपरीत दिशा में कोई भी दूरी ले रहे हैं तो वो कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको जरूर याद रखना, ठीक है ना। और अगला है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा बिंब, बिंब मतलब वस्तु होती है, वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक होती है। यानी प्रतिबिंब हो गया या वस्तु हो गई, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, और नीचे की ओर की जो होगी वो ऋणात्मक ली जाएगी, ठीक है ना। तो इन नियमों के आधार पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक। तो आई होप इन नियमों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। ये सारे नियम आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलते हैं अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में हम लेंस के सूत्र और आवर्धन के बारे में जानेंगे। तो लेंस का सूत्र क्या है, देखो यहाँ पे निगमन है नहीं, पिछले उसमें मैंने आपको निगमन बता दिया था, बट आपको यहाँ पे निगमन नहीं है तो ज़्यादा बोझ लेके नहीं चलते हैं। तो कैसे निगमन किया जाता है ये हम लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट करके बता देना, तो मैं निगमन भी बता दूँगा। तो अगर हम मान लें कोई भी लेंस है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, यदि लेंस की फोकस दूरी f हो, वस्तु u दूरी पर रखी हो और प्रतिबिंब भी दूरी पर बनाए, तब u v m में जो संबंध होता है वो क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, जिसमें f होती है लेंस की फोकस दूरी, v होती है प्रतिबिंब की दूरी और u होती है वस्तु की दूरी। तो यही सूत्र हमारा क्या है, लेंस का सूत्र कहलाता है। तो लेंस का सूत्र अब ध्यान रखना, लेंस और दर्पण में यही प्रतिरंजन है अंतर होता है कि दर्पण में जो होता है यहाँ प्लस लगा होता है, जबकि लेंस में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ठीक। तो इन सूत्रों पे जरूर ध्यान रखना, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा आवर्धन, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। तो ये आपकी है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन के बारे में समझ गए हैं आप। अब चलते हैं अगले कंडीशंस में, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई I, वस्तु की लंबाई O, ठीक है ना। तो इनका जो अनुपात होता है यही हमारा क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। अगर हम लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी की बात करें तो उन पर आधारित हमारा कंडीशन ये हो जाएगा, ठीक। तो ये होती है लेंस की आवर्धन क्षमता या लेंस की आवर्धन बोलते हैं, ठीक है ना। अगला है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/F। अब इस स्थिति में F किस में रहेगी, मीटर में। तो जब मीटर में रहेगी तो ऊपर 1 रहेगा, लेकिन अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो ऊपर क्या होगा, 100 होगा, ठीक। ये याद रखना, तो न्यूमेरिकल्स में काम आता है। और याद रखना इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। तो इसके मात्रक के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि लेंस के क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो अगले टॉपिक है
अगला टॉपिक हमारा है लेंस के उपयोग, ठीक है ना, यानी लेंसों का उपयोग हम किस में करते हैं। ठीक, तो लेंस का उपयोग घड़ी की साज, घड़ी के छोटे कलपुर्जे जो होते हैं उनको देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो आँख कान के अंदर देखने के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरा है उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरे जो होते हैं, ठीक है, उन सभी में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष, अब दृष्टि दोष जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता होती है, जरा दूर दृष्टिता होती है, ठीक है ना, और अब जो है वर्णांधता है, तो ये सभी मानव नेत्र में दृष्टि दोष होते हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में हम लोग आगे के लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट भी है दृष्टि दोष, ठीक है ना, तो इन दृष्टि दोषों के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी मानव नेत्र में दृष्टि दोष होते हैं उनको उनके निवारण के लिए जो चश्मे लगाए जाते हैं, तो उन चश्मों में जो उचित फोकस दूरी के उत्तल या अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। तो लेंसों का प्रयोग करके हम दृष्टि दोष का निवारण भी करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको सारी थ्योरी समझ में आ गई है। अब हम कल इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, अपवर्तन पे आधारित और लेंसों पे आधारित। तो आपका ये चैप्टर आज थ्योरी इसकी समाप्त हो गई है। कल इसके न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर देंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब फर्स्ट लेसन इसका समाप्त हो गया तो अब केमिस्ट्री में आ जाएंगे। केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ेंगे और इसके बाद फिर फिजिक्स के सेकंड लेसन में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम क्रम से जो है एक एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेसन तो है नहीं है, तो धीरे धीरे हम सारे जो है कंडीशंस को एक साथ पढ़ते चलेंगे। सब आराम से हमारा होता है चला जाएगा, ठीक है ना, कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस आराम से आप पढ़ते रहिए बस, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री का पहला लेसन जो है आपको पता ही है, रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण, ठीक है ना। तो इनमें से कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाता है, तो इनके बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो कल से आप लोग केमिस्ट्री के लिए भी तो केमिस्ट्री का नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है ना, और साथ में तैयार करते चलिए। अब अगले संडे को हम ऑनलाइन टेस्ट लेके प्रयास करेंगे, समय के अकॉर्डिंग ऑनलाइन टेस्ट का भी प्रयोग करेंगे। तो जितने लोग हाई स्कूल वाले हो या इंटर वाले हो, सभी लोग अपना क्लास और क्लास ज़रूर लिख के जो है सेंड कर देना, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम बना देंगे। क्योंकि देखो ये जो पहला लेसन है ये इंटर को लेकर मैंने चला है, इसमें कुछ काटा नहीं है, जो हाई स्कूल में था वो भी, जो नहीं था वो भी। तो हाई स्कूल इंटर यानी 10 और 12 दोनों को एक साथ किया गया है, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो अगर आपका वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है ना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है ना, और अच्छे से तैयारी करें। इस बार अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें, ठीक है ना। इस बार हमारा टारगेट होगा 70 में 70, ठीक है ना, 70 में 70 नंबर लाना। ठीक, तो समय पे पढ़ते रहेंगे, छुट्टी तक में हम पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करा देंगे। फिर आपके पास पूरे साल केवल टेस्ट और वो रहेगा, आपको रिवाइज करते रहना है। तो इस बार टारगेट लेके चलेंगे 70 में 70, ठीक है ना। तो जो भी 70 में 70 लाने वाले स्टूडेंट हैं, ये परीक्षा को नज़दीक आने का इंतज़ार ना करें और मन लगा के पढ़ें। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद।